नहीं की थी जी। तो मैं ये कह रहा था कि इसका एक लौता लॉस सॉरी एट डिसएडवांटेज ये है दैट इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए दो मशीन्स चाहिए, एक जनरेटर एक मोटर, जिसमें कॉस्ट इनिशियल ज़्यादा आएगी। इसके अलावा इसका कोई खास डिसएडवांटेज नहीं है। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो इसकी एडवांटेज में ही है, क्योंकि यहाँ पर आप एक्चुअल लोडिंग में टेस्टिंग कर रहे हैं। इससे पहले जो स्विनबर्न टेस्ट था उसमें एक्चुअल लोडिंग नहीं थी, नो लोड पे टेस्टिंग हुई थी। यहाँ पर एक्चुअल लोड लगा हुआ है, उस पर टेस्टिंग हो रही है। और कोई भी मशीन हो, आप दोनों डीसी मशीन को मोटर और जनरेटर को यहाँ सेटअप में लगा सकते हैं और आराम से इसमें लॉसेस कैलकुलेट कर सकते हैं बिना ज्यादा पावर खर्च किए हुए, क्योंकि जनरेटर मोटर को सप्लाई दे रही है और जो मोटर है वो जनरेटर को सप्लाई दे रही है, यानी दोनों एक दूसरे की एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं। बस इस प्रोसेस में जो थोड़ा सा लॉस हो रहा है उसको फुलफिल कर दे रहा है जो आपने यहाँ सप्लाई दे रखी है, इनपुट एनर्जी। तो बहुत थोड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें इनपुट से खर्च होती है, यानी जो आप एक्सटर्नल एनर्जी ले रहे हो बहुत कम खर्च होती है। तो इसलिए इस टेस्ट में जो एनर्जी का खर्च है वो भी कम हो जाता है। बस इकलौता डिसएडवांटेज क्या है कि सेटअप काफी, आप देख रहे हैं, बल्कि टाइप का है, कॉस्ट इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है, अदरवाइज इसके एडवांटेजेस ज्यादा है। बाकी आप फील्ड करंट को वैरी करके दोनों ही मशीन की फ्लक्स को वैरी कर सकते हैं। इस तरह से स्पीड, अगर आपको स्पीड वैरी करनी है सेटअप में तो मोटर की फील्ड करंट को आप चेंज कर सकते हैं। वोल्टेज वेरी करना है मशीन में तो आप जनरेटर की फील्ड करंट को वेरी कर सकते हैं। तो बेसिक क्या है हॉपकिंसन टेस्ट का कि दो आइडेंटिकल डीसी मशीन्स ली जाती हैं, इनको मैकेनिकली कपल्ड किया जाता है। एक मशीन एज अ जनरेटर काम करेगी और एक मशीन एज अ मोटर काम करेगी। कौन सी मशीन ऐसा जनरेटर काम करेगी? जिसकी फील्ड करंट ज्यादा हो, क्योंकि जिस मशीन की फील्ड करंट ज्यादा होगी उसका ईएमएफ ज्यादा होगा, और ईएमएफ ज्यादा होगा तो उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो जिस मशीन का पोटेंशियल ज्यादा होगा वो करंट सप्लाई करेगा, और जिस मशीन का पोटेंशियल कम यानी जिसकी फील्ड करंट कम, उसका ईएमएफ कम यानी उसका पोटेंशियल कम, तो वो करंट को एब्जॉर्ब करेगा। दोनों मशीन एक दूसरे से मैकेनिकली कपल्ड है तो दोनों सेम स्पीड पे ही रोटेट करेंगे, इसलिए मैंने कहा कि ईएमएफ डिसाइड कौन करेगा? फ्लक्स, और फ्लक्स डिसाइड कौन करता है? फील्ड करंट। तो यहाँ हमने मान लिया एग्जांपल के लिए कि मशीन टू जो है वो एज अ जनरेटर काम कर रही है और मशीन वन एज अ मोटर काम कर रही है। तो मशीन टू आर्मेचर करंट सप्लाई कर रही है, यहाँ से आई टू आई, इधर जो है इस टर्मिनल से कैपिटल आई आ रही है। तो जो मशीन वन है यानी मोटर है उसकी आर्मेचर करंट क्या है? आई प्लस आई टू। और जनरेटर की आर्मेचर करंट यानी मशीन टू की आई टू। फील्ड करंट मशीन टू की आई एफ टू एंड मशीन वन की आई एफ वन। तो इस सेटअप से भी बेसिकली लॉसेस ही कैलकुलेट किए जाते हैं, और यहाँ पर जो लॉसेस कैलकुलेट होते हैं वो फुल लोड कंडीशन में भी कैलकुलेट होते हैं। और स्विनबर्न टेस्ट इससे पहले जो आपने पढ़ा था उसमें सिर्फ आप नो लोड रोटेशनल लॉस ही निकाल रहे थे। ठीक। और इस टेस्ट के बारे में, सेटअप के बारे में किसी को कुछ क्वेरी हो तो वो पूछ सकता है, उसके बाद हम लोग इसकी थ्योरी पे, मतलब इसके जो न्यूमेरिकल कैसे लगने हैं, फॉर्मूले जो इसमें आएंगे उसकी बात करते हैं। किसी को कुछ पूछना है? एनीबॉडी हैज एनी क्वेरी? यहाँ पर जो दोनों मशीन्स लगी हुई हैं, यानी मोटर और जनरेटर दोनों शंट हैं। आप देख रहे हैं फील्ड वाइंडिंग है मोटर की जो कि सेपरेट है, मतलब आर्मेचर के क्रॉस लगी हुई है। इसी तरह से जनरेटर की भी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के क्रॉस लगी, तो ये टेस्ट भी शंट डीसी मशीन पे ही परफॉर्म किया जा रहा है। चलिए, अब आप लोग को कुछ नहीं पूछना है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके, इस टेस्ट से जो न्यूमेरिकल वैल्यूज आती हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर अभी डायग्राम आपने देखा था, I1 was the armature current of motor, I2 is the armature current of generator,
और Vt is the terminal voltage for both machine 1, that means motor, and machine 2, that is generator. DC सप्लाई है टर्मिनल वोल्टेज, और इनपुट टू मोटर, मोटर का इनपुट क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज है Vt, और आर्मेचर करंट क्या है, I1. Suppose if efficiency of motor is eta m, तो आउटपुट हम मोटर का निकाल सकते हैं, देन आउटपुट ऑफ मोटर इज इक्वल टू efficiency into input, that means Vt into I1, equation 1. Similarly, output of generator is equal to Vt into I2. If efficiency of generator is equal to beta G, then generator input is equal to Vt into I2 upon efficiency. अब यहाँ पर जनरेटर जो है वो मोटर से रन कर रहा है, ठीक है, तो जो जनरेटर का आउटपुट है वही मोटर का इनपुट है, ठीक। तो आउटपुट जो मोटर का है, सॉरी, ये जनरेटर का हम लोगों ने क्या निकाला, इनपुट, राइट। तो जो जनरेटर का आउटपुट है वो मोटर का इनपुट है, राइट, क्योंकि दोनों मशीन एक दूसरे को गवर्न कर रही हैं। तो जनरेटर का इनपुट क्या होगा, जो आउटपुट होगा मोटर का, तो मोटर का आउटपुट क्या है, ईटा एम इंटू वी इंटू I1, ये जनरेटर इनपुट है, विच इज इक्वल टू Vt इंटू I2 अपॉन ईटा जी। ये है आउटपुट ऑफ मोटर, दिस विल बी इज इक्वल टू जनरेटर इनपुट, और जनरेटर का इनपुट ये दिया हुआ है, ठीक। ये दोनों वैल्यू सेम होगी, इनको इक्वेट कर दिया, इक्वेट करेंगे तो Vt से Vt कैंसिल होगा, तो ईटा एम ईटा जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो हो जाएगा I2 अपॉन I1। अब अगर ये मान लिया जाए इफ दोनों मशीन की इफिशियंसी इक्वल है, जो कि सिर्फ एक अप्रोक्सीमेशन, अगर ये मान लिया जाए तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ईटा स्क्वायर इज इक्वल टू I2 अपॉन I1, ईटा इज इक्वल टू अंडर रूट I2 अपॉन I1, और यहाँ पर I2 मतलब है जनरेटर आर्मेचर करंट अपॉन मोटर आर्मेचर करंट। तो ये चीज हॉपकिंसन टेस्ट से मिलती है, ये पूरी तरह से अप्रोक्सीमेशन है,
और ये न्यूमेरिकल में अप्लाई नहीं होता, नॉट अप्लाइड इन न्यूमेरिकल। यहाँ तक हुआ हॉपकिंसन टेस्ट की थ्योरी, लेकिन क्योंकि किसी भी दो मशीन की एफिशिएंसी, जनरेटर है मोटर है, वो कभी इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है। इस वजह से यहाँ पर जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप देख रहे हैं, जो कंक्लूजन आ रहा है हॉपकिंसन टेस्ट से, दिस इज नॉट एक्चुअल केस, दिस इज ओनली अप्रोक्सीमेशन। फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। I1 इज द आर्मेचर करंट ऑफ मोटर, I2 इज द आर्मेचर करंट ऑफ जनरेटर, VT टर्मिनल वोल्टेज है दोनों मशीन का, कॉमन है। इनपुट मोटर का है VT इंटू I1, और अगर इफिशियंसी ईटा एम है तो आउटपुट हम निकाल सकते हैं इफिशियंसी से इनपुट में मल्टीप्लाई करके। जनरेटर का आउटपुट है VT इंटू I2। इफिशियंसी अगर जनरेटर की ईटा जी है तो इनपुट निकाल सकते हैं हम आउटपुट अपॉन इफिशियंसी से, तो ये जनरेटर का इनपुट होगा। ठीक है, तो जनरेटर का इनपुट क्या होगा, जो मोटर का आउटपुट होगा। ठीक, तो मोटर का आउटपुट जो यहाँ लिखा हुआ है इक्वेशन 1 में, और सपोज ये इक्वेशन 2 है, ये जनरेटर का इनपुट है और मोटर का आउटपुट जनरेटर का इनपुट होगा, तो दोनों को हमने इक्वेट कर दिया इक्वेशन 1 और 2 को यहाँ पर। तो VT से VT कैंसिल हो गया, ईटा एम इंटू ईटा जी इज इक्वल टू I2 अपॉन I1। अगर हम मान लें कि दोनों मशीन की इफिशियंसी अप्रोक्सीमेटली इक्वल है और दोनों को हमने ईटा से रिप्रेजेंट कर दिया, तो यहाँ ईटा का स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू I2 बाई I1, और ईटा विल बी इज इक्वल टू अंडर रूट I2 अपॉन I1, दैट इज एफिशिएंसी इज इक्वल टू अंडर रूट जनरेटर आर्मेचर करंट अपॉन मोटर आर्मेचर। ठीक, मैंने बता दिया आपको कि ये पूरी तरह से अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसका इस्तेमाल न्यूमेरिकल में नहीं होता है। तो यहाँ से जो कंक्लूजन मिल रहा है ये पूरी तरह से अप्रोक्सीमेट। तो यहाँ से जो कंक्लूजन मिला है वो कंक्लूजन ये है दैट एफिशिएंसी इज इक्वल टू जनरेटर आर्मेचर करंट अपॉन मोटर आर्मेचर करंट। ठीक है, और इस चीज को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जो मोटर की आर्मेचर करंट है दैट इज I1, दैट इज इक्वल टू I प्लस I2। इसका मतलब ये है कि मोटर की जो आर्मेचर करंट है, दिस इज व्हाट मोटर आर्मेचर करंट, ये ज्यादा है कंपेयर टू जनरेटर आर्मेचर करंट। जनरेटर के आर्मेचर करंट I2 है। तो मोटर की आर्मेचर करंट इज ग्रेटर देन जनरेटर के आर्मेचर करंट, दैट मींस मोटर में जो ओमिक लॉसेस होंगे आर्मेचर सर्किट में, दैट विल बी ग्रेटर देन ओमिक लॉसेस इन जनरेटर। एक पॉइंट तो ये मिल गया, जिसके वजह से ये वाला जो फॉर्मूला आया ये प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक, दूसरा, जनरेटर की फील्ड करंट ऑफ जनरेटर दैट इज IF2 इज ग्रेटर देन फील्ड करंट ऑफ मोटर। ये चीज मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, क्योंकि जनरेटर है तो ऑब्वियस सी बात है वो सप्लाई दे रहा है मोटर को, तो उसकी फील्ड करंट ज्यादा होगी मोटर से। तो जनरेटर के सर्किट में जो फील्ड लॉसेस होंगे दैट विल बी ग्रेटर देन फील्ड लॉसेस ऑफ मोटर सर्किट। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये बताते हैं कि आप न्यूमेरिकल में इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब अब कुछ प्रैक्टिकल मेथड अपनाना पड़ेगा। तो हॉपकिंसन टेस्ट में जो प्रैक्टिकल कंसिडरेशन करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग इफिशिएंसी, फॉर कैलकुलेटिंग efficiency,
तो जो दो रीजंस हमने अभी आपको बताया उसको कंसीडर करेंगे, और मान लीजिए इफ स्मॉल आर ए is the thought resistance of each आर्मेचर सर्किट। ईच आर्मेचर सर्किट का मतलब मोटर और जनरेटर दोनों में। हॉट रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि जब लोड पर फुल लोड पर मशीन होगी तो आर्मेचर सर्किट का रेजिस्टेंस बदल जाता है। अभी लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था फॉर्मूला रेजिस्टेंस का कैसे निकालेंगे आप एट एनी गिवन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर राइज हो जाएगा तब। तो आर्मेचर सर्किट लॉस इन जनरेटर, जनरेटर यानी कि मशीन 2, आर्मेचर करंट है मशीन 2 की I2 स्क्वायर आर ए। इसी तरह से आर्मेचर सर्किट लॉस इन मोटर दैट इज मशीन 1, आर्मेचर करंट है I1 तो I1 स्क्वायर इंटू आर ए। ठीक है। एंड पावर ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई, पावर ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई इज VT इंटू आई। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये देख लीजिए कि हमने यहाँ क्या लिखा है VT इंटू आई, और आई में क्या शामिल नहीं है, पिछला वाला डायग्राम देखिए। ये देखिए, जब आप आई ले रहे हैं VT इंटू आई पावर ड्रॉन, ठीक, जो पावर सप्लाई ड्रॉ कर रही है दोनों मशीन सप्लाई से, अगर आप आई ले रहे हैं, वोल्टेज ले रहे हैं, VT जो अप्लाई हो रहा है दोनों पे कॉमन, और करंट आई ले रहे हैं, तो इसमें से एक्सक्लूड क्या हो गया, ये फील्ड करंट यहाँ से और ये फील्ड करंट यहाँ से। यानी कि जो अभी हमने यहाँ लिया पावर ड्रॉन फ्रॉम सप्लाई, इसमें क्या हुआ, एक्सक्लूड हो गया फील्ड लॉस। ठीक है, तो ये पावर ड्रॉन हो गई सप्लाई से, एंड नो लोड रोटेशनल लॉसेस इन टू मशीन्स। कैसे निकालेंगे, अभी पिछली बार स्विनबर्न टेस्ट में भी पिछले टॉपिक में बताया था हमने। पावर ड्रॉन यानी कि इनपुट माइनस जो आर्मेचर सर्किट में लॉस हो रहा है इन नो लोड कंडीशन, टोटल करंट आर्मेचर की दोनों मशीन की ऐड कर दिया इनटू आर ए, दोनों में कॉमन आर्मेचर रेजिस्टेंस अभी एज्यूम किया। ठीक है, अगर ऐसा भी है कि इन केस, मान लीजिए इन केस बोथ मशीन्स हैव अनइक्वल रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस, तब इस फॉर्मूले में क्या बदलाव आएगा, W नॉट इज इक्वल टू VT इंटू आई माइनस I1 स्क्वायर आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ मोटर माइनस I2 स्क्वायर आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ जनरेटर। आफ्टर दैट लेट W नॉट यानी कि नो लोड रोटेशनल लॉसेस फॉर ईच मशीन इज सेम। अगर दोनों के लिए सेम है, therefore no load rotational loss for individual machine is equal to W नॉट बाई 2। ठीक, तो अब एफिशिएंसी का फॉर्मूला बनाना शुरू करते हैं। तो जनरेटर का आउटपुट
VT इंटू I2, जनरेटर के लॉसेस टोटल, तो नो लोड रोटेशनल लॉस W0/2 प्लस फील्ड सर्किट में जो लॉस होगा VT इंटू IF2 प्लस आर्मेचर सर्किट में जो लॉस होगा I2 स्क्वायर इंटू RA। तो देयरफॉर इफिशियंसी ऑफ जनरेटर अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1 माइनस लॉसेस जनरेटर की, दैट इज W0/2 प्लस VT इंटू IF2 प्लस I2 स्क्वायर RA अपॉन VT इंटू I2, दैट मीन्स आउटपुट प्लस W0/2 प्लस VT इंटू IF2 यानी कि फील्ड लॉस प्लस आर्मेचर ओमिक लॉस। ये जनरेटर की इफिशियंसी हो गई जो कि इम्प्रोवाइज करी गई हॉपकिंसन टेस्ट में एक्चुअल लोड कंडीशन। ठीक है, कंक्लूजन जो निकला था उसमें दोनों एफिशिएंसी इक्वल मान ली गई थी, लेकिन ऐसा तो था नहीं। उसका रीजन भी मैंने आपको दो बताया कि मोटर के आर्मेचर करंट ज्यादा है और जनरेटर की फील्ड करंट ज्यादा है, तो दोनों की एफिशिएंसी इक्वल तो आ नहीं सकती। इसीलिए इस फॉर्मूले को एज पर हॉपकिंसन टेस्ट मॉडिफाई किया। ठीक है, नेक्स्ट मोटर की बात करते हैं। मोटर इनपुट VT इंटू I1 प्लस IF1, I1 आर्मेचर करंट है और ये फील्ड करंट। आप जानते हैं मोटर के केस में लाइन करंट इज इक्वल टू होता है आर्मेचर करंट प्लस फील्ड करंट। ठीक, तो यहाँ आर्मेचर करंट की वैल्यू है I1 मोटर की और फील्ड करंट की वैल्यू है IF, इसीलिए यहाँ पर मोटर इनपुट V2 इंटू I1 प्लस IF1 लिखा हुआ है। सो टोटल मोटर लॉसेस इज इक्वल टू नो रोटेशनल लॉस W0/2 प्लस फील्ड सर्किट में लॉस VT इंटू IF1 प्लस I1 स्क्वायर इंटू RA, दैट इज आर्मेचर सर्किट लॉस। इसलिए मोटर की इफिशियंसी विल बी इज इक्वल टू 1 माइनस मोटर लॉसेस दैट इज W0/2 प्लस VT इंटू IF1 प्लस I1 स्क्वायर RA अपॉन मोटर इनपुट दैट इज VT इंटू VT इंटू I1 प्लस IF1। तो ये हो गई ये हो गया फॉर्मूला मोटर इफिशियंसी को कैलकुलेट करने का हॉपकिंसन टेस्ट में। ठीक है, ऊपर जो लिखा है लॉस है, नीचे जो लिखा हुआ है इनपुट। दोनों में जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो जो रोटेशनल लॉस है टोटल का नो लोड रोटेशन लॉस का आधा कर लेंगे और दोनों में वो वैल्यू पुट करेंगे। बाकी टर्मिनल वोल्टेज कॉमन होगा, फील्ड करंट दोनों की अलग अलग न्यूमेरिकल में दी होगी। इसी तरह से आर्मेचर करंट भी आपको या तो दिया होगा या तो निकालना पड़ेगा, फिर उसके लिए आपको आई की वैल्यू गिवन होगी न्यूमेरिकल। किसी को कुछ पूछना है, कंफ्यूजन कहीं, तो वो पूछ सकता है। सर फॉर कैलकुलेटिंग एफिशिएंसी सर ओपन कर दीजिए पेज। एक मिनट, इससे भी पीछे जाना है ये। यस सर। ठीक, किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है? आप लोगों के दिमाग में अगर ये चल रहा हो कि हम हॉपकिंसन टेस्ट और स्विनबर्न टेस्ट क्यों पढ़ रहे हैं, तो उसका आसान भाषा में जवाब ये है कि स्विनबर्न टेस्ट जो है वो आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ शंट मोटर पे अप्लाई हुआ था और जनरेटर पे हम उसे अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब अगर हमें स्विनबर्न टेस्ट, स्विनबर्न नाम के इंजीनियर रहे होंगे
उन्होंने ये टेस्ट परफॉर्म किया तो उन्होंने बहुत सोच समझ के परफॉर्म किया होगा, शंट मोटर पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, उसका रीजन भी मैंने आपको बताया। यानी आपको जो डीसी मशीन मिली, आपको उसका नो लोड रोटेशनल लॉस निकालना है, तो आपको उस मशीन को एज अ शंट मोटर ही चलाना पड़ेगा। तो स्विनबर्न टेस्ट है, आपको नो लोड रोटेशनल लॉस मिल जाएंगे। लेकिन उसका ड्रॉबैक क्या है कि वो एक्चुअल लोडिंग कंडीशंस को डिफाइन नहीं कर पाएगी। मतलब आप चाहते हैं कि आप ये भी निकाल लें कि लोड के कंडीशन में क्या चेंजेस आएंगे, क्योंकि नो लोड के केस में अगर आर्मेचर रेजिस्टेंस की कुछ वैल्यू है सर्किट में या फील्ड रेजिस्टेंस की कुछ वैल्यू है, तो लोड के कंडीशन में उसमें स्लाइड चेंज आ जाता है। तो लोडिंग के कंडीशन में इफिशियंसी जो निकलेगी और स्विनबर्न टेस्ट से जो आप वैल्यू निकाल के इफिशियंसी निकालेंगे, उसमें फर्क आएगा, एक्चुअल के पास भी वैल्यू नहीं निकलेगी, एक उसमें ड्रॉबैक। ठीक। दूसरी बात आती है अब हॉपकिंसन टेस्ट की। हॉपकिंसन टेस्ट को रीजनरेटिव टेस्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया, क्योंकि जनरेटर मोटर को चला रहा है, मोटर जनरेटर को चला रहा है, यानी दोनों एक दूसरे की एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं, इसलिए इसको रीजनरेटिव टेस्ट कहते हैं। फिर जो सप्लाई इनपुट पे लगी उसका काम क्या है, उसका काम ये है कि इस प्रोसेस में, यानी एक दूसरे को जो जनरेटर और मोटर चला रहे हैं, इस प्रोसेस में जो थोड़ा बहुत एनर्जी का लॉस होता है, उस लॉस ऑफ एनर्जी को इनपुट एनर्जी सप्लाई कर दो, ये काम है उसका। ठीक है। अब हॉपकिंसन टेस्ट यानी रीजनरेटिव टेस्ट से हमें क्या मिलता है कि हम एक्चुअल लोडिंग कंडीशन में इफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाती है लोड के कंडीशन में, वो भी हम निकाल सकते हैं। तो समवॉट प्रैक्टिकल वैल्यू तक हॉपकिंसन टेस्ट से हम एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब इस केस में जो लॉसेज आएंगे, वो लॉसेज नियर टू प्रैक्टिकल वैल्यूज होते हैं, चाहे वो फील्ड लॉसेज हो, चाहे आर्मेचर सर्किट के लॉसेज हो, चाहे वो नो लोड रोटेशनल लॉसेज, क्योंकि यहाँ पे दोनों मशीन एक्चुअल लोडेड कंडीशन में काम कर रही है। भाई जनरेटर का लोड मोटर है, मोटर का लोड जनरेटर है, मोटर जनरेटर दोनों रेटेड स्पीड पे चल रहे हैं, मतलब दोनों मैकेनिकली कपल्ड हैं, तो दोनों रेटेड स्पीड पे चल रहे हैं, यानी जनरेटर भी रेटेड स्पीड पे चल रहा है, उसका प्राइम मूवर और रोटर उसका घूम रहा है आर्मेचर, और मोटर का भी जो रोटर है वो रेटेड स्पीड पे चल रहा है, दोनों रेटेड करंट अपनी अपनी दे रहे हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हॉपकिंसन टेस्ट के ये सारे एडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज मैंने आपको बता ही दिया कि डिसएडवांटेज क्या है, कि काफी ज्यादा अरेंजमेंट करनी पड़ेगी इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, थोड़ा सा इनिशियल कॉस्ट ज्यादा आएगी। अदरवाइज मोस्टली इसके क्या है, एडवांटेज ही। अब ये लार्ज साइज के मशीन के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है। किसी का कोई सवाल अगर रह गया उस टॉपिक पे तो आप बताइए, किसी के अंदर कोई क्वेरी बाकी हो। अदरवाइज हम लोग क्लास यहाँ पर खत्म कर सकते हैं।